हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं जी नंबर सिस्टम जो टॉपिक है उसके क्विक रिवीजन पॉइंट्स। जो क्विक रिवीजन पॉइंट्स हैं या जिनको हम क्यूआरपी कहते हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर या टीचिंग के अंदर मैं ही पहला पर्सन हूँ जो ये देने वाला हूँ। कहीं और पर आपको ये दिए नहीं जाते हैं, तो इसीलिए एक बार ये समझ लेना ज़रूरी है कि ये किस पर्पज़ से दिए गए हैं। बिकॉज मैं इनको बना रहा हूँ तो कि एग्जैक्टली मैं क्या सोच कर बना रहा हूँ, एग्जैक्टली कितनी ये आपकी हेल्प करेंगे और किस जगह पर ये आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, वो समझ लेते हैं कि इनका बेस्ट यूज़ क्या होएगा और फिर उसी जगह पर आपने इनको यूज़ करना है। ठीक है, ये ना हो कि दो धारी तलवार मैंने आपके हाथ में दे दी, उससे आपका फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। इसको गलत जगह पर यूज़ करोगे, बिना वजह कंसेप्ट लेक्चर्स को मान लो ना देखे कोई, गलत समझ के कि इन्हीं से सब कुछ हो जाएगा, तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट कि भाई क्यूआरपी क्या नहीं है, क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा कि इट इज़ नॉट डिटेल्ड लाइक कंसेप्ट लेक्चर। ये कंसेप्ट लेक्चर की तरह डिटेल्ड कोई चीज़ नहीं है क्यूआरपी। क्लियर है? इट इज़ नॉट डिटेल्ड लाइक कंसेप्ट लेक्चर। तो क्यूआरपी के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं नंबर सिस्टम के जितने भी कंसेप्ट हैं सारे एक वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। वो वीडियो लंबी भी हो सकती है। जो क्यूआरपी है, इनका पर्पज़ ये है कि एग्ज़ाम के पास आप कम से कम टाइम में मोस्ट एफिशिएंटली सारे कंसेप्ट रिवाइज कर पाओ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको नंबर सिस्टम के 15 मिनट में करवा दूंगा क्यूआरपी, नहीं। ठीक है, अच्छे से करवाना मेरी जिम्मेवारी है। किसी चैप्टर के हो सकता है 10 मिनट में भी हो जाएं, किसी चैप्टर के हो सकता है 2 घंटे में भी हो। अब आप बोलोगे सर क्यूआरपी भी 2 घंटे में हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम उनको एफिशिएंटली करेंगे, खानापूर्ति नहीं करेंगे। जो क्यूआरपी है ये मैंने देना स्टार्ट किया है, अपनी मर्जी से देना स्टार्ट किया है। अदरवाइज इसकी डिमांड स्टूडेंट तो कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ दी जा सकती है। तो ऑफकोर्स ये देने से मेरा एफर्ट लग रहा है, तो वो एफर्ट मैं डेफिनेटली लगा सकता हूँ अगर आपकी तैयारी के अंदर वो थोड़ी सी भी अगर आपकी मदद करता हो, और ये तो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ठीक है, तो ये कभी भी कंसेप्ट लेक्चर को रिप्लेस नहीं करेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं एक बार कोर्स को देख लूँगा और उसके बाद मैं क्यूआरपी को ही देखता रहूँगा। जो अपना कोर्स है ना, एटलीस्ट आपने 3 बार उसको देखना है कोर्स को। ठीक है, और जो अपनी पीडीएफ्स हैं उनको मिनिमम 3 बार आपने करना है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो भाई साहब, जब आप कोर्स को पहली बार करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तसल्ली से आप उसको देख रहे होंगे। और जब आप पीडीएफ्स को पहली बार करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। वीडियोस देखते ही जब आप इनको करेंगे, तसल्ली से करेंगे। जो रिविजन्स हैं वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। जब आप दोबारी कोर्स को करेंगे तो आप कोर्स को 1.25 स्पीड पर करके देख सकते हैं। जब आप तीसरी बार कोर्स को करेंगे तो आप 1.5 स्पीड पर करके देख सकते हैं। और हर एक बार जब आप कोर्स को देखोगे तो आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी हर एक बार। तो ये मैं मिनिमम आपको बता रहा हूँ, इतना जिस बंदे को सिलेक्शन लेना है वो इतना कर रहा है फिलहाल। और पीडीएफ्स को आपने कैसे यूज़ करना है, पीडीएफ्स का प्रिंट आउट निकलवा लेना है। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। हैं, आपने कोर्स देख लिया, कोर्स में वो क्वेश्चन कर लिए थे, कई स्टूडेंट को ये भी डाउट होता है कि सर फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। कोर्स के अंदर ये मैंने कर लिया था जब मैं क्लासरूम के अंदर आपके साथ कर रहा था, अब नहीं हो रहा। तो ये सबके साथ होता है, बिल्कुल नॉर्मल है। आपने करना क्या है, उस क्वेश्चन नंबर को गोल कर लेना है, पेंसिल से करना, वैसे उसके ऊपर मार्क लगा लो। जो भी क्वेश्चन ना हो उसके ऊपर मार्क लगा लो। जब आप सेकंड टाइम पर, जब आप मान लो नंबर सिस्टम को रिवाइज करोगे, तो आपने ये देखना है कि जो गोल वाले क्वेश्चन है वो हो रहे हैं कि नहीं। अगर गोल वाला क्वेश्चन हो गया सेकंड टाइम पर आपसे, तो उसको रब कर दो पेंसिल वाले को, इसलिए मैंने पेंसिल से बोला था, तो उसको रब कर दो। लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन होएगा जो फर्स्ट टाइम हो गया था, सेकंड टाइम नहीं हुआ, तो उसको फिर से गोल कर दो। और कोई क्वेश्चन जो पहले से ही गोल है, पहले नहीं हुआ था और अब फिर से नहीं हुआ, तो उसके ऊपर एक और गोल कर दो। तो उसके ऊपर 2 गोल लग गए। इसका मतलब क्या है भैया, आप उसको बार बार भूल रहे हैं, उस कंसेप्ट को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो आपकी जो पीडीएफ है उनके अंदर कोडिंग हो जाएगी। जो क्वेश्चंस आपके हिसाब से डिफिकल्ट है, मेरे हिसाब से अलग डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, किसी और के हिसाब से अलग डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे। आपकी जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग कोडिंग हो जाएगी, डिफिकल्टी लेवल की, नेचर लेवल, क्वेश्चन के नेचर की, जो भी नेचर आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो धीरे धीरे हमने क्या करने हैं, उस पीडीएफ से वो गोल गायब करने हैं,
ताकि नेक्स्ट टाइम बार बार आपने पीडीएफ तो करनी है, ये तो मिनिमम है पीडीएफ तो 3 बार, कोर्स को मान लो 3 बार देख लो, पीडीएफ को 5 बार देख लो। अपने कोर्स की पीडीएफ के बाहर एक सिंगल क्वेश्चन कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं को बार बार करो। कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन करोगे तो सिर्फ मॉक टेस्ट का करोगे, ठीक है, दैट्स इट। इतना जोर मैंने लगाया है तो इसको इसी तरीके से यूज़ करना है। क्लियर है? तो हमने क्या करना है, बच्चे ये सोचते हैं कि एक बार कोर्स को देखूं और कोर्स को 3 बार ना देखूं, 2 बार मैं क्यूआरपी देख लूं। नहीं, क्यूआरपी कंसेप्ट लेक्चर को रिप्लेस करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। कंसेप्ट लेक्चर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम करते हैं और उसी तरीके से करते हैं। कंसेप्ट लेक्चर के अंदर हम प्रूफ भी कर रहे होते हैं चीज़ों का, तो ये एक शॉर्टन्ड वर्जन है कंसेप्ट्स का, तो इसको वैसे यूज़ नहीं करना। नॉट टू फास्ट, ये मैं क्यूआरपी जो है ये मैं ना तो इतने डिटेल में करवाऊंगा कंसेप्ट लेक्चर की तरह कि बंदा बोर हो जाए। मैं इस तरीके से कराऊंगा कि आप पहले कंसेप्ट कर चुके हैं ये मान कर, क्योंकि पूरा नंबर सिस्टम है, उसके सारे लेक्चर हुए, उसके बाद क्यूआरपी है, ऑफ कोर्स ये मान कर करवाऊंगा। तो ये भी मत सोचना कि पहली बार सीधा क्यूआरपी देखेंगे सारा कंसेप्ट आ जाएगा, नहीं, उस पर्पज से बनाए नहीं गए हैं। नहीं तो मैं उन्हीं वीडियोज़ को 2 बार डाल दूंगा कोर्स की को, है ना, थोड़ा तो चेंज होएगा ना कंसेप्ट लेक्चर से। और मैं इनको इतने फास्ट भी नहीं करवाऊंगा कि भाई ये इफेक्टिव ही ना हो। तो क्यूआरपी को एज ऑलवेज मैं रिलैक्स होकर आपको बताऊंगा, एक मॉडरेट पेस पर बताऊंगा। अगर किसी को स्लो लग रहा है तो ऐप के अंदर फंक्शन है कि वो स्पीड को तेज़ कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग आप स्पीड को कर सकते हैं, तेज़ तो कर ही सकते हैं, है ना। सेकंड पॉइंट कवर हो गया। देन नॉट ए रिप्लेसमेंट ऑफ मल्टीपल रिविजन्स ऑफ कंसेप्ट लेक्चर्स। तो कंसेप्ट लेक्चर्स के जो मल्टीपल रिवीजन है उसका रिप्लेसमेंट क्यूआरपी नहीं है। ये नहीं है एक बार कोर्स देख के छुट्टी हो गई, कोर्स को तो देखना है। ये एग्जैक्टली क्या है, दिस इज़ गुड फॉर रीडिज़ाइनिंग द नोट्स। मैंने नोट्स की डिज़ाइनिंग के लिए नहीं बोला, मैंने बोला रीडिज़ाइनिंग। इसका क्या मतलब है, जब आप कोर्स को देख रहे होंगे, जब आप कंसेप्ट लेक्चर देख रहे हैं तो आपने साथ के साथ नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं, आपने टीचर को समझ लिया, यानी कि मुझे आप वीडियो देख रहे हो, ये नहीं है कि वीडियो देख रहे हो साथ साथ में लिखना है, नहीं, पॉज करके लिखना है। जब समझ रहे हो तो पूरा समझो, ठीक है जी, समझ में आ गया, पूरा ध्यान समझने पर, पेन को छोड़ दो। जब मैं कोई चीज़ समझा रहा हूँ वीडियो को पॉज करो, उसके बाद नोट्स बनाओ, जो आपको स्क्रीन से जो दिख रहा है या जो आपको याद है, अपनी भाषा में नोट्स बनाओ। उन नोट्स को आप रीडिज़ाइन कर पाओगे क्यूआरपी से। जब आप क्यूआरपी देखोगे पूरा कोर्स खत्म होने के बाद, तो अगर कोई कमी रह गई, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, वो सब आप यहाँ से कर पाओगे। एंड टचिंग ऑल कंसेप्ट्स नियर एग्जाम विद मैक्सिमम रिजल्ट्स टू टाइम रेशियो, यानी कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट्स आपके मिले, ताकि पूरा नंबर सिस्टम कम से कम टाइम में रिवाइज हो जाए। तो वहाँ पर एग्जाम के पास क्यूआरपी काम आ जाएगा। समझ में आ गई बात, पूरी ज्योमेट्री रिवाइज हो जाए, एग्जाम के पास क्यूआरपी काम आ जाएगा। और फिर ये नहीं है कि एग्जाम के पास, कई बंदे ये करते हैं कि रोज क्यूआरपी देख रहे हैं। ये क्यूआरपी आपने 1 या 2 बार देखने हैं, उसके बाद करना क्या है कि ये सारी चीज़ें अपने नोट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर लेनी है, कि आपको क्यूआरपी इतने जल्दी से देखने की ज़रूरत ना पड़े। ये नहीं है कि ये दे दिए तो इनको बार बार देखते रहोगे। जो अपने नोट्स हैं उनको इस तरीके से डिज़ाइन कर लो कि क्यूआरपी को बार बार देखना ना पड़े, 2-3 बार से ज़्यादा बार ना देखना पड़े। एग्जाम के पास उन नोट्स को देखकर ही सब कुछ रिवाइज हो जाए, और आप अपनी जो पीडीएफ है उसको बार बार करते रहें। आपकी अगर अपनी पीडीएफ के क्वेश्चंस के ऊपर कमांड हो गई तो आप ये मान लो एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आना है। या तो रकम बदलेगी भी नहीं, या फिर रकम ही बदलेगी, या कंसेप्ट अगर एट द मैक्स बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट होएगा, दैट्स इट। कंसेप्ट 100% यहाँ से, ठीक है, और 70% क्वेश्चन तो बिल्कुल ही मिलते आएंगे यहाँ से, ठीक है, क्योंकि भैया जोर इतना लगाया है ना चीज़ों को डिज़ाइन करने में। तो व्हाट इज़ क्यूआरपी, इसका कैसे यूज़ करना है, बिकॉज नंबर सिस्टम अपना पहला चैप्टर है, तो पहले चैप्टर के अंदर ये मैंने बहुत ही डिटेल से आपको बता दिया है बार बार हर एक चैप्टर में, ताकि इतना डिटेल से ना बताना पड़े। अब उसी तरीके से आगे हम इसके जो क्यूआरपी हैं वो स्टार्ट करते हैं। पूरी 10 मिनट लगे हैं आपको ये समझाने। चलिए जी फिर, तो भाई नंबर सिस्टम के स्टार्ट करते हैं हम कंसेप्ट्स करना। तो मैंने आपको बता दिया है कि कंसेप्ट्स को बहुत ही डीप में नहीं बताया जाएगा कि जैसे कंसेप्ट लेक्चर है, क्यों, क्योंकि आप पहले कर चुके हो, ये अज्यूम करूंगा। और इतना ऊपर से भी नहीं बताऊंगा कि खाना पूर्ति करनी है। खाना पूर्ति मैं 1 भी सेकंड के लिए आपके सामने नहीं करूंगा, पूरा जोर लगा के इस तरीके से बताएंगे जिस तरीके से मोस्ट एफिशिएंट होंगे, ठीक है। चलिए जी, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन बताता हूँ। क्लासिफिकेशन को रिविजिट करते हैं।
ओके, देखो जी, तो अगर हम दुनिया के सारे नंबर्स को यहाँ पर लिख लें, यानी कि सारी संख्याओं को यहाँ पर लिख लें, तो उनको हम दो हिस्सों में बांट पाएंगे। क्लियर है? एक तो ऐसे नंबर होंगे जो हमारे सिलेबस में हैं, एक ऐसे नंबर होंगे जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, एक तो हमारे पास होंगे भाई साहब रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक, वास्तविक कैसे बनेगा? मेरे को वास्तविक बन जाएगा ऐसे, तो है ना, ऐसे बनेगा वास्तविक संख्याएं। और दूसरे होंगे जी इमेजिनरी नंबर्स, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स को हिंदी में बोला जाता है जी काल्पनिक संख्याएं, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बोला जाता है सम्मिश्र संख्याएं। हिंदी को मैं थोड़ी देर में मिटा दूंगा, क्यों मिटा दूंगा? बिकॉज जगह कम होएगी इनकी क्लासिफिकेशन के लिए, इसलिए। ठीक है, पहले हिंदी में अच्छे से बता तो चुका ही हूँ। ठीक है, तो ये जो रियल नंबर्स हैं ये कौन से हैं? ये वो नंबर्स हैं जो आप रियल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर पाते हो। जो हमारी नंबर लाइन होती है, ये इस नंबर लाइन के ऊपर कहीं पर भी अगर आपने एक बिंदी टिका दी, कहीं पर भी अगर आपने अपने पेन की निब टिका दी, कहीं पर भी वो नंबर रियल नंबर होएगा। कहीं पर भी रख दो, कहीं पर भी, ये रियल नंबर लाइन होती है। ये जो नंबर लाइन होती है अपनी, ठीक है, इसको रियल नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इस नंबर लाइन के ऊपर जो भी नंबर है वो रियल नंबर होता है, वो वास्तविक संख्या होती है। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो रियल नंबर जो होते हैं उनका स्क्वायर, ये वो वाले नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पर हमें पॉजिटिव मिलेगा। या फिर ऐसे नंबर हैं जिनके अंदर आयोटा जो है वो नहीं है। अभी आयोटा क्या होता है वो इमेजिनरी नंबर में आपको पता चलेगा। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं कि हमने कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक नंबर बनाया है आयोटा, जिसका कि स्क्वायर जो है वो -1 है। तो इमेजिनरी नंबर्स इस टाइप के होते हैं कि आयोटा हो गया, -2 आयोटा हो गया, 3 आयोटा हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं 2 + 3 आयोटा हो गया। इनको कॉम्प्लेक्स क्यों बोला गया? क्योंकि इनके अंदर एक इमेजिनरी पोर्शन है, एक रियल पोर्शन है। ठीक है, इसलिए इनको सम्मिश्र बोला गया। इनका स्क्वायर करने पर हमें नेगेटिव प्राप्त होता है या फिर पॉजिटिव प्राप्त नहीं होता, ये हम बोल सकते हैं। अगर हम आयोटा का स्क्वायर करें तो -1 आ रहा है। तो ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। आपका इतना जानना जरूरी है बस, जितना मैंने आपको बताया है। इनसे इंट्रोडक्शन बस जरूरी था। समझ में आ गई बात? अगर ये ज़रूरी नहीं है, अगर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इनको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। आगे हम इनको क्लासिफाई करेंगे रियल नंबर्स को। ठीक है जी। अगर मैं रियल नंबर्स को दो हिस्सों में तोड़ता हूँ तो दो तरह के नंबर हमें मिलेंगे। रियल नंबर लाइन के ऊपर दो तरह के नंबर होते हैं। एक तो नंबर होते हैं इरेशनल, अपरिमेय संख्याएं, हिंदी में लिखूंगा नहीं, QRP हैं, हम ठीक ठाक रीजनेबल स्पीड पर कराएंगे। देन रैशनल नंबर्स, यानी कि प्रीमेय संख्याएं। ठीक है, इरेशनल नंबर्स वो वाले नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और रैशनल नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इनको P/Q की फॉर्म में लिखने के क्वेश्चन भी आते हैं बार वाले नंबर्स को, वो हम आगे कराएंगे। ठीक है, या फिर अगर इरेशनल नंबर हम वो बोल सकते हैं, तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, ये वीडियो पहली बार सीखने के लिए नहीं है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ आप पूरे कंसेप्ट लेक्चर्स को देख चुके हो। ठीक है, ये ना हो कि कोई बच्चा इसको पहली बार देख रहा है और उसको लग रहा है कि भाई एक आधी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी उस हिसाब से। ठीक है, इरेशनल नंबर्स वो वाले डेसिमल नंबर होते हैं, मतलब इरेशनल नंबर वो वाले नंबर हैं, इनको अगर मैं डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये होंगे मेरे भाई नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म भी नहीं हो रहे डेसिमल नंबर, एंड नॉन रैकरिंग, और रीओकर भी नहीं हो रहे। रैकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग भी आप बोल सकते हो, कि रिपीट भी नहीं हो रहे, यानी कि 0.3725732415 ऐसे रैंडमली आ रहे हैं। तो इनको मैं P/Q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकता, मुझे पता ही नहीं आगे क्या आएगा।
ये ना तो ख़त्म हो रहे हैं ना ये रिपीट हो रहे हैं। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको अगर मैं डेसिमल की फॉर्म में लिखूंगा, ये या तो टर्मिनेटिंग आ जाएंगे, या तो डेसिमल नंबर टर्मिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसका हिंदी वर्जन जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ, और हिंदी वर्जन मैंने कंसेप्ट लेक्चर में बताया भी है, ठीक है, कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। आपको सिर्फ फील आना चाहिए, और आपने पहले नोट्स बनाए होंगे मेरे ख्याल नंबर सिस्टम के, है ना, उनको रीडिज़ाइन करते रहना साथ साथ में। टर्मिनेटिंग जैसे कि 0.35 खत्म हो जाते हैं, या फिर ऐसे होंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, लेकिन रिपीट तो हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। जैसे 0.323232, 0.5 13 13 13 ऐसे रिपीट हो रहे हैं। क्लियर है? ये हमने कर लिया। देन इसके आगे तो भैया जो इरेशनल नंबर हैं, इनके अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, एग्जांपल इनका हो जाएगा जैसे कि पाई, ई, गोल्डन रेशो है। थोड़ा सा फैंसी लुक देने के लिए मैंने ये एग्जांपल दे दिए। इसके बाद हमारे एग्जाम के लिए जो रिलेवेंट हैं, √3, √2, क्यूब रूट ऑफ 21, कोई भी जिसकी जो पावर है वो फ्रैक्शन में हो और वो सोल्व ना हो, है, वो इसी फॉर्म का आएगा, वो कभी भी खत्म नहीं होएगा, है। यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं 2 + √3, अगर ऐसा है तो भी ये इरेशनल है, 3 - √2 तो भी ये इरेशनल है। क्लियर है? तो रैशनल के एग्जाम्पल फिर मैंने आपको दे ही दिए हैं, कुछ भी 7/8 मान लो, 9/2 मान लो, जो भी p/q की फॉर्म में है, सिर्फ 5 मान लो, क्योंकि 5 भी 5/1 होता ही है, जो भी p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है। या फिर डेसिमल में देखोगे तो जो भी अगर खत्म नहीं हो रहा तो एटलीस्ट रिपीट तो हो रहा है या खत्म ही हो रहा है। क्लियर है? इसके बाद आगे मैं क्या करूंगा, इसको तो मैं आगे लेकर चलूंगा नहीं, इसके बाद जो रैशनल नंबर हैं, जो प्रीमेय संख्याएं हैं, इनको तोड़ेंगे। तो एक और पेज ले लेते हैं भाई। तो जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं, प्रीमेय संख्याएं, इनको भी आगे चलकर हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। ठीक है? एक तो ऐसे नंबर्स आएंगे जो फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस यानी कि हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो भिन्ने, ठीक है। और कुछ ऐसे नंबर आएंगे दूसरे जो फ्रैक्शन नहीं हैं, जिनको हम बोल सकते हैं इंटीजर्स। ठीक है? मैं एक बार पूरी नंबर लाइन आपके सामने बनाना चाहूँगा। इस नंबर लाइन के ऊपर रियल नंबर्स थे। ये कौन सी नंबर लाइन है? ये रियल नंबर्स की नंबर लाइन है। ठीक है? तो रियल नंबर में ही हमने फर्दर कैसे तोड़े, अगर आपको ध्यान हो, हमने कैसे तोड़े? एक तो हमने यहाँ से रियल नंबर में से कुछ इरेशनल नंबर भी निकाल दिए हैं। तो यहीं पर कुछ इरेशनल नंबर भी होते हैं, जैसे -2, इस नंबर से जस्ट पहले क्या होएगा, -1 पॉइंट, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ 834721375 ऐसे ख़त्म ही नहीं हो रहा, -1 से आगे मान लो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है, तो ये इरेशनल नंबर है। तो रियल नंबर को ही तोड़ा था ना इरेशनल और रैशनल के अंदर, तो ये पूरी रियल नंबर लाइन है, इसी में इरेशनल होगा, इसी में रैशनल होएगा। ठीक है? रैशनल कौन से हैं? रैशनल कोई भी, जो 2 हो गया ये 2/1 है, या फिर इस 3 के आगे कुछ भी, यहाँ पर मान लो 3 और 4 के बीच में कोई नंबर हो सकता है, मान लो 22/7, एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल, पाई की वैल्यू। कई बच्चों को लगता है कि 22/7 इरेशनल है क्योंकि ये पाई की वैल्यू है, लेकिन भाई ये तो p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि ये पाई की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट तो 3.142 फलाना ढिमकाना आके रिपीट ही नहीं होती। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो अब दो तरह के नंबर, अब मैंने इरेशनल नंबर्स को निकाल कर फेंक दिया, सिर्फ रैशनल नंबर के ऊपर में आ गया। तो वहाँ पर फ्रैक्शन है, इंटीजर है। फ्रैक्शन कौन से हैं? ये ऐसे ऐसे फ्रैक्शन है, यहाँ पर हो सकता है 5/2 हो एग्जैक्टली बीच में, 2 और 3 के बीच में 5/2। तो कुछ तो फ्रैक्शन होंगे जो ये वाइट वाइट खंबे हैं, इन खंबों के बीच में फ्रैक्शन होंगे, और ये जो खंबे हैं ये इंटीजर्स होंगे। रैशनल को भी हमने तोड़ दिया, इरेशनल निकाल कर फेंक के, तो फ्रैक्शंस और इंटीजर बच गए। ठीक है भाई? ठीक है जी। तो जो फ्रैक्शन है, ये कई तरह की फ्रैक्शन हो सकती हैं। एक तो ऐसे हो सकती हैं 3/7, इनको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन,
है, ये 1 से छोटी है। एक हो सकती है 7/3, इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि विषम भिन्न। और कुछ हो सकती हैं ऐसे 1/2/3, इनको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न। 1/2/3, ये 1 + 2/3 है। क्लियर है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी इंटीजर्स पर। तो अब मैं आपको इंटीजर्स तोड़ के दिखाता हूं नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन यहां पर बना लेते हैं, यहां पर, और मैं इंटीजर्स ही लिखूंगा। मैं कसम खाता हूं कि मैं इंटीजर्स लिखूंगा, इंटीजर्स के सिवा कुछ नहीं लिखूंगा। पुरानी मूवियों में ऐसे होता था, कोर्ट केस में। तो अब मैं इंटीजर्स के बारे में यहां पर बात कर रहा हूं, ठीक है भाई, इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स कितनी तरह के होते हैं? एक तो सबसे बीच में एक इंटीजर आता है जो कि न्यूट्रल इंटीजर है, यानी कि ये ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, न्यूट्रल है भाई साहब। अगर 0 से आगे हम जाएंगे तो यहां पर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं जी धनात्मक। अगर 0 से इस तरफ आएंगे तो ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक। क्लियर है? ये सारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को मैं ब्रेक कर रहा हूं। क्लियर है? और अगर मैं 0 के अलावा 1 2 3 4 ऐसे मैं चलता रहूं तो ये सारे होंगे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स जो हैं यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, मैं साथ के साथ ऐसे बताता जाऊंगा। और इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्ण अंक हैं, कोई फ्रैक्शन नहीं है भाई साहब, पूर्ण अंक है, कंप्लीट अंक है, पूरे का पूरा। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4, इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक भी बोल सकते हैं। एक और होता है, अगर नेचुरल नंबर के अंदर अगर आप 0 को भी मिला लोगे तो होल नंबर आ जाएगा, 0 से स्टार्ट हो जाएंगे, ये पूर्ण संख्याएं हो गई। अगर मैं यहां पर आपको बोलूं कि भैया नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर में कौन से आ जाएंगे? नॉन नेगेटिव, गैर ऋणात्मक, ऋणात्मक को छोड़कर, नेगेटिव को छोड़कर सब कुछ, यानी कि क्या होएगा? होल नंबर, होल नंबर आ गए। इनको नॉन नेगेटिव भी बोल सकते हो, इनको पॉजिटिव भी बोल सकते हो। और अगर मैं बोल दूं नॉन पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव को छोड़कर सब कुछ, तो इनको छोड़कर 0 से लेकर इधर वाले सब। तो आपको ये टर्मिनोलॉजी भी आनी चाहिए। क्लियर है? ये सब कुछ समझ में आ गया। अब हम फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे, वो हम करेंगे भाई आगे यहां पर इस फॉर्मेट में। और फर्दर क्लासिफिकेशन के लिए वो बंद कर देते हैं। हाँ जी, तो इवन नंबर्स, सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती है? एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2n वेयर n इज एन इंटीजर, जहां पर n एक इंटीजर है, यानी कि इंटीजर क्या हो सकता है? 0 1 2 3 -1 -2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो n की जगह अगर मैं 0 रखूंगा तो यहां पर आ जाएगा 0, n की जगह पर 1 रखूंगा तो आ जाएगा 2, 2 रखूंगा तो 4। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे इवन नंबर्स हैं। ठीक है, जनरली स्टूडेंट्स को डाउट होता है क्या सर नेगेटिव वाले भी इवन है, या सर ये 0 है ये इवन है या ओड है, ये क्या है? तो इवन नंबर की एग्जैक्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है, तो ये सारे इवन नंबर हैं, सम संख्या। इन सारे नंबरों को छोड़कर बाकी सारे ओड हैं, यानी कि बीच में 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, -1 आ गया, -3 आया, तो ओड के अंदर ये सारा है। तो ओड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एनी नंबर इन द फॉर्म 2n + 1 वेयर n इज एन इंटीजर। तो n अगर इंटीजर है तो ये नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकता है। तो ओड नंबर्स का एग्जांपल क्या आ गया? ये -5 -3 -1 1 3 5 7, ये सब, ये सारे ओड नंबर्स हैं। क्लियर है? ये राइटिंग दिख रही है साफ साफ। तो नेक्स्ट है जी प्राइम नंबर्स, यानी कि अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं, ए नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं। जैसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर हो गया 2 3 5 7, इनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से 2 फैक्टर होते हैं? एक तो वो नंबर खुद होता है और एक होता है। 2 को 2 ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 2 और 1। 3 को 2 ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 3 और 1। एग्जैक्टली 2 फैक्टर, इनको एग्जैक्टली 2 नंबर डिवाइड कर सकते हैं।
ठीक है, अगर 2 नंबर डिवाइड करेंगे तो प्राइम, 2 से ज़्यादा डिवाइड करेंगे तो कंपोजिट, 2 से भी कम करेंगे तो ना प्राइम ना कंपोजिट। ठीक है, और प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए अभाज्य संख्याओं के बारे में। क्या कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 एक इकलौता ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम है। 2 के अलावा आगे जितने भी आएंगे सारे ओड आएंगे। ठीक है, आगे कोई भी इवन आ गया, मान लो 4 आ गया, 6 आ गया, तो उनको 2 तो पक्का डिवाइड करेगा ही ना। तो 2 पहला इवन नंबर है ना, इसलिए बच गया, नहीं तो इवन नंबर का आना थोड़ी बनता है प्राइम नंबर में। तो 2 इकलौता इवन प्राइम नंबर है, और इस चीज को क्वेश्चन में हमने यूज किया है। All prime numbers except 2 and 3 can be written in the form 6n plus minus 1 और 6n plus minus 5। ये चीज मैंने आपको बताई है कि जितने भी प्राइम नंबर हैं भाई साहब, वो 6 के मल्टीपल्स के या तो पहले आते हैं, मान लो ये 6 के मल्टीपल्स हैं, ये 6 का मल्टीपल है, वो 6 के मल्टीपल के या तो एक बाद आते हैं या एक पहले आते हैं। इसके अलावा आपको कहीं पर भी कोई भी प्राइम नहीं मिलेगा। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जितने भी प्राइम नंबर हैं अगर वो आएंगे तो यहीं पर आएंगे, इसके अलावा उनको और कहीं पर कोई बैठने ही नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर जो भी नंबर होगा 6 के मल्टीपल से एक पहले या एक बाद में, वो प्राइम ही होएगा। प्राइम अगर कहीं पर आएगा तो वो यहीं पर आएगा, उसको और कहीं पर जगह नहीं है। अदरवाइज यहां पर कई बार ऐसे नंबर भी हो जाते हैं जो नॉन प्राइम है। जैसे 6 का मल्टीपल ले लो, 6 का पहला मल्टीपल, 6 में से एक गए 5, 6 में एक जोड़ा 7, 6 दूनी 12 में से एक गई 11, एक जोड़ा 13, 6 3 18 17 19, 6 चौके 24, 24 में एक जोड़ा 25, 23 प्राइम है, 25 नहीं है। तो प्राइम नंबर अगर आएगा तो यहीं पर आएगा, उसको और कोई जगह नहीं है। लेकिन यहाँ पर आने वाला हर एक नंबर प्राइम होना जरूरी नहीं है। क्लियर है? तो या तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो नंबर है ये 6 के मल्टीपल से एक पीछे है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि किसी और 6 के मल्टीपल से ये 5 आगे है। ये भी तो 6 का मल्टीपल है, ये 6 का मल्टीपल है, तो इसे 6 पहले एक और 6 का मल्टीपल होएगा कि 6 के इस मल्टीपल से 5 आगे है। अगर ये नंबर किसी 6 के मल्टीपल से एक आगे है तो किसी 6 के मल्टीपल से 5 पीछे भी है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ये 6n माइनस 5 में है, बिकॉज 1 और 5 का सम 6 बनता है। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं, जनरली ये वाली फॉर्म यूज होती है, ये वाली। लेकिन ऐसे भी अगर एग्जामिनर ये वाली फॉर्म भी दे देगा तो आपको पहचान में आनी चाहिए। क्लियर है? वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। एक्सेप्ट 2 and 3 के जितने भी प्राइम नंबर है उन सब को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट 3, 5 and 7 इज ओनली ग्रुप ऑफ 3 प्राइम्स। 3, 5 और 7 इकलौता ऐसा ग्रुप है 3 प्राइम नंबर का जो कंजिक्यूटिव ओड नंबर हैं, यानी कि जिनके अंदर लगातार 2 का गैप है, कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं। इसके अलावा और कोई ग्रुप है ही नहीं। लगातार 3 प्राइम नंबर हों और उनमें 2-2 का गैप हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये भी क्यों हुआ है? बिकॉज 2 और 3 जो है ना, 2 और 3 के ऊपर ये रूल लागू नहीं होता, बाकी सब के ऊपर लागू होता है। तो बाकी सब में एटलीस्ट 4 का गैप आएगा। हम पहले ये सारी चीजें प्रूव कर चुके हैं, एटलीस्ट 4 का गैप आएगा। तो लेकिन ये 3 है भाई साहब, इसके ऊपर लागू नहीं होता। तो 3 ने 5 के साथ जोड़ी बनाई, 5 के साथ 7 तो था ही। तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं अपने एग्जाम में जो हमने किए हैं। क्लियर है? देन नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वो वाले नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं वो क्या हो गए? प्राइम। जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट हो गए। ठीक है, 6, 4। या फिर कंपोजिट का मतलब क्या है? संयुक्त। संयुक्त का मतलब आप समझ रहे हो, कंपोज, जो चीजों को मिलाकर बनाया गया हो, जिसे कंपोज किया गया हो। जैसे 6 है, 6 को कंपोज किया गया है, कैसे? 2 और 3 से। ऐसे कई बच्चे बोलेंगे सर 3 को भी कंपोज किया गया है 3 और 1 से। मैं बोलूंगा कि किन 2 को मिलाकर 6 बना, आप बोलोगे 2 और 3 को मिलाकर 6 बना। मैं यहाँ पर बोलूंगा किन 2 को मिलाकर 3 बना, आप बोलोगे 3 और 1 को। मैं बोल रहा हूँ 3 में फिर मिलाने की क्या जरूरत थी? तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर 1 का मतलब है नथिंग, 3 एंड नथिंग मतलब कि 3। ठीक है, तो एक कंपोज होकर नहीं बनाए, प्राइम नंबर है, 3 को तोड़ ही नहीं सकते 2 टुकड़ों में। ठीक है, 3 को नहीं तोड़ सकते, ऐसे नहीं बोल सकते 3 और 1 नहीं। आपने तोड़ा ही क्या है? किसी बंदे से छीना ही गया है, जब वो उतना ही रह गया तो कुछ भी नहीं छीना आपने। ऐसे बोल रहे हो मैंने तुमसे नथिंग छीना है, तुम्हारे ऊपर मेरे 0 रुपए उधार हैं, वो बोलते थे ना, वो वाला सेंस हो गया है। 0 उधार है मतलब यही नहीं उधार। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर यानी कि जो कुछ नंबर से मिलाकर बने हों, जिनको हम तोड़ सकते हों। ठीक है जी, तो जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों। देन 3 तरह के यहां पर अपने पास नंबर हैं। ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं,
प्राइम नंबर। जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, कंपोजिट नंबर। एक ऐसा नंबर है 1 जिसके ना तो बेचारे के 2 फैक्टर हैं ना 2 से ज़्यादा, इसका एक ही फैक्टर है। क्या फैक्टर है? 1। बस ये एक ही नंबर से डिवाइड होता है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आया? ये कौन सी में भी नहीं आया। तो 1 इज नीदर प्राइम, ना अभाज्य है ना संयुक्त संख्या है। ठीक है। को प्राइम नंबर्स दैट इज सह अभाज्य संख्याएं। ऐसे नंबर, ये 2 नंबर होंगे को प्राइम, जैसे कोएड स्कूल होता था जहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं। तो जहाँ पर को का मतलब है, इसका मतलब होता है कि 2 चीज़ों के बीच में रिलेशन। तो यहाँ पर 2 नंबर के बीच में एक ऐसा रिलेशन है कि उनका वो एक दूसरे के हिसाब से प्राइम है, वो एक दूसरे के हिसाब से अभाज्य हैं, एक दूसरे के हिसाब से अभाज्य हैं। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं 1 कॉमन है। जैसे कि 5 और 7, इनके बीच में 1 कॉमन है। और यहाँ पर इन दोनों का प्राइम होना जरूरी नहीं है। जैसे मैं बोल सकता हूँ 7 और 36, 7 और 36 में क्या कॉमन है? सिर्फ 1 कॉमन है। तो ये भी को प्राइम है, एक दूसरे के हिसाब से प्राइम ही है, एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे, कुछ भी कॉमन है नहीं है। और दोनों वैसे, ये नहीं है कि भाई एटलीस्ट एक प्राइम होएगा, दोनों भी ऐसे हो सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि भैया 24 और 25, बताओ इनमें से प्राइम कौन सा है? कोई भी प्राइम नहीं है। इनमें एक से ज़्यादा कुछ कॉमन है, इनमें एक से ज़्यादा भी कुछ कॉमन नहीं है। कैसा भी जोड़ा हो सकता है यहाँ पर। क्लियर है? और भाई इनका और भी नाम है, क्या नाम है? इनको म्यूचुअली प्राइम भी बोल सकते हैं, एक दूसरे के हिसाब से एक दूसरे प्राइम हो, रिलेटिवली एक दूसरे के रिलेशन में प्राइम हो। तो ये सारे सेम हैं, एक ही चीज़ के नाम है। क्लियर? परफेक्ट नंबर्स, संपूर्ण या परिपूर्ण संख्याएं। तो परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं? ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स इज डबल ऑफ इटसेल्फ। एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जिसके पॉजिटिव फैक्टर्स का सम जो है वो उस खुद का डबल है। जैसे कि 6, सबसे पहला एग्जांपल, 6 के फैक्टर्स बताओ कौन कौन से नंबर 6 को डिवाइड करते हैं। तो आप बोलोगे जी 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 6 डिवाइड करता है। और यहाँ पर पॉजिटिव फैक्टर क्यों लिखा गया? क्योंकि अगर 1 6 को डिवाइड करता है तो -1 भी डिवाइड करता है, -2 भी, -3 भी, -6 भी। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव सारे फैक्टर्स का सम निकालोगे तो हमेशा 0 ही आएगा, उस नंबर से डबल थोड़ी ना आ जाएगा। तो सिर्फ पॉजिटिव फैक्टर्स को देखना है। ठीक है। तो भाई साहब एक ऐसा नंबर जिसके सारे फैक्टर्स के अगर हम सम को करें तो देखो इन सब का सम आ जाएगा जी 12, तो उस नंबर से डबल आ रहा हो। या फिर दूसरी भाषा, परिभाषा ये भी हो सकती है कि अगर उस नंबर के सारे फैक्टर्स का सम करें खुद उस नंबर को छोड़कर बाकी के अलावा फैक्टर्स का, तो उस नंबर के बराबर आए। बात तो सेम ही है, उसको मिलाओगे तो डबल हो जाएगा, उसके अलावा उस इतना होगा। तो ऐसे नंबर्स को परफेक्ट नंबर्स कहते हैं। और ये 4 परफेक्ट नंबर हैं। इसके बाद अगला परफेक्ट नंबर बहुत बड़ा है, भयंकर बड़ा, अपने सिलेबस में भी नहीं आएगा। तो जस्ट आपने ये जान लिया, मोर देन ओके। ट्विन प्राइम नंबर्स, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो ट्विन प्राइम नंबर ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनके बीच में 2 का गैप है, जैसे कि 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13। ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का गैप हो उनको ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। 5 इज ओनली प्राइम विच इज इन 2 ट्विन प्राइम पेयर्स। 5 एक इकलौता ऐसा नंबर है जो 2 प्राइम पेयर्स के अंदर मौजूद है। देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। क्यों? क्योंकि ये इकलौती ऐसी गैंग है, थोड़ी देर पहले मैंने बताई, 3 नंबर्स की जो तीनों प्राइम है और तीनों कंसेक्यूटिव ऑड्स हैं। तो फिर ये 2 में आ गया, इसके अलावा आगे नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। 13 और 15 करोगे तो 15 नॉन प्राइम हो गया, क्योंकि अब जो नंबर आ रहे हैं वो भैया इस 13 के 2 बाद कोई नंबर आ ही नहीं सकता प्राइम नंबर। ठीक है, एटलीस्ट 4 का गैप हमें चाहिए होता है एटलीस्ट। ठीक है। सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 3 और 5, 3 और 5 के जोड़े को अगर छोड़ दें तो जितने भी ट्विन प्राइम नंबर्स हैं उन सब का सम जो है वो 12 से डिविजिबल होगा। क्यों? बहुत ही सिंपल है, क्योंकि उनमें से एक तो जो है 6n-1 होएगा, एक जो है 6n+1 होएगा। अगर भैया वो ट्विन प्राइम नंबर आए हैं तो वो इसीलिए आए हैं कि 6 के मल्टीपल से जस्ट पहले वाला भी प्राइम निकलाया, उसके जस्ट बाद वाला भी प्राइम निकलाया। तो ये 6n-1 है, ये 6n+1 है, -1 से +1 गया, 12n आ गया, तो 12 का मल्टीपल तो हो ही गया। ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइम ट्विन और प्राइम पेयर्स। इनको प्राइम ट्विन भी बोल सकते हैं, प्राइम पेयर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे सामने है जी ट्रायंगुलर नंबर्स। तो ये ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। फिर ये कैसे आए, इनको ट्रायंगुलर नंबर क्यों बोलते हैं, त्रिकोण संख्याएं क्यों बोलते हैं, अभी बताता हूँ। देखो मैं लिखता हूँ 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो एक ट्रायंगल बन रही है, जी हाँ ट्रायंगल बन रही है। यहाँ पर सब का सम क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 + 2 कितना है 3, यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर है जी 6, यहाँ पर क्या है भाई साहब 10, यहाँ पर क्या है भाई साहब 15। तो नेचुरल नंबर से अगर हम ट्रायंगल बनाएं तो जो नंबर मिलते हैं 1 3 6 10 15 21, तो ये है। सर इसका कोई सिंपल वे है याद करने का? बिल्कुल सिंपल वे है। पहले एक नेचुरल नंबर का सम, पहला ट्रायंगुलर नंबर, पहले दो नेचुरल नंबर का सम सिग्मा 2, यानी कि पहले दो नेचुरल नंबर का सम 3, पहले 3 नेचुरल नंबर का सम, पहले 4 नेचुरल नंबर का सम, पहले 5 नेचुरल नंबर का सम। तो ट्रायंगुलर नंबर्स क्या है, पहले कुछ नेचुरल नंबर्स का सम है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, इनको ट्रायंगुलर नंबर्स बोलते हैं। क्लियर है? फिबोनाची सीरीज ये हमने स्कूल के अंदर भी पढ़ी होगी, ये मैंने फिलहाल तक अपने इसके ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है, फ्रेंकली बताऊं, पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये एनसीईआरटी में सिलेबस में है 10th तक। 2 मिनट लगते हैं, बता तो देना चाहिए आपको, रिकॉल ही कराना है, नई कोई चीज़ नहीं बतानी। एक सीरीज है जिसके पहले 2 टर्म हम अपनी मर्जी से लिखते हैं 0 और 1, उसके बाद अगला टर्म बनाने के लिए हम लास्ट 2 टर्म का सम कर देते हैं। जैसे 0 और 1 का सम 1 आ गया, 1 और 1 का सम 2 आ गया, 1 और 2 का सम 3 आ गया, 2 और 3 का सम 5 आ गया। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, अगला टर्म लेने के लिए हम उस टर्म के अंदर उसके पिछले वाला जोड़ के आगे लिख देते हैं 1 and 0 1, 1 and 1 2, 2 and 1 3, 3 and 2 5, 5 and 3 8, 8 and 5 13 एंड दैट्स इट। इसको फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। ठीक है, जस्ट आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। रामानुजन नंबर के ऊपर एक बार क्वेश्चन आया है सीडीएस के अंदर, तो डेफिनेटली एसएससी के अंदर रिपीट होने के चांसेस है। आधे मिनट में पता लग जाएगा क्या है, डिटेल में लेक्चर के अंदर बता चुका हूं। ये इकलौता नहीं, सॉरी, ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं कि 2 नंबर्स के क्यूब का सम। ये इसको लिखने का एक तरीका हो गया, और एक और तरीका है इसको लिखने का, यानी कि 2 नंबर्स के क्यूब का सम इस फॉर्मेट में लिखने के 2 तरीके हों। सबसे छोटा यही नंबर है। सर क्या क्या तरीके हैं? इसको मैं लिख सकता हूं 1 का क्यूब + 12 का क्यूब, तो भी यही आएगा, और इसको मैं लिख सकता हूं 9 का क्यूब + 10 का क्यूब, तो भी यही आएगा। ठीक है, तो ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है। रामानुजन की कहानी है इस नंबर के पीछे, वो कंसेप्ट लेक्चर में बताई थी। ठीक है, यहाँ कहानियां नहीं बताएंगे आपको यूआरपी में। ऑल्सो कॉल्ड एज टैक्सी कैब नंबर, हार्डी रामानुजन नंबर, ये सब कुछ क्यों बोला जाता है मैंने आपको बताया था। सिलेबस के लिए वो ज़रूरी नहीं है, सिलेबस के लिए इतना मोर देन एनफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भाई देखिए, जो डायरेक्टली अपने एग्जाम के अंदर ये जो नॉलेज है यूज़ होती है, कि अगर हम 2 इवन नंबर को जोड़ें तो इवन ही आएगा। हैं ये चीज़ें हमें फील हो जाती हैं, मैंने आपको फील कराई हैं कंसेप्ट लेक्चर के अंदर, अभी सिर्फ बताऊंगा। अगर एक इवन नंबर में एक ओड नंबर को जोड़ दें तो ओड ही आएगा, अगर 2 ओड नंबर को जोड़ दें तो इवन नंबर आ जाएगा, अगर इवन नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो भैया इवन ही होएगा, अगर इवन और ओड को मल्टीप्लाई कर दें तो भैया इवन ही होएगा, अगर ओड और ओड को मल्टीप्लाई कर दें तो भैया ओड ही होएगा। ये अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, ये आपके अंदर फीलिंग होनी चाहिए। ये ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, ये रट नहीं रखा मैंने, कंसेप्ट लेक्चर में आपको फील कराया है, वो फीलिंग होनी चाहिए। सम ऑफ n odd numbers is odd if n is odd। अगर आपके पास ओड नंबर्स हैं, कितने ओड नंबर? ओड नंबर ऑफ ओड नंबर्स, तो उनका सम ओड ही होएगा। और अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ ओड नंबर्स हैं तो उनका सम इवन होएगा। सिंपल भाषा में बता देता हूं, अगर आपके पास जो इवन नंबर्स हैं जिनको आप जोड़ रहे हो, ये कितने इवन नंबर हैं? 2, सॉरी, अगर आपके पास ओड नंबर है उनको आप जोड़ रहे हो, ये 2 ओड नंबर हैं, तो इनका सम इवन आएगा। ठीक है, अगर आप 4 ओड नंबर को जोड़ोगे तो फिर से इवन आएगा। क्यों? क्योंकि आप उतने ओड नंबर्स को जोड़ रहे हो जो इवन हैं। ये दोनों मिलाकर इवन बना लेंगे, ये दोनों मिलाकर इवन बना लेंगे, 2-2 का जोड़ा बन जाएगा, सारे मिलकर इवन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जोड़ रहे हो ओड नंबर ऑफ ओड नंबर्स को, तो भैया ये ओड ही आएगा। क्यों सर? क्योंकि 2 तो मिलकर जोड़ा बना लेंगे, एक भाई साहब एक्स्ट्रा रह जाएगा।
ठीक है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है, इसने कर दिया है, सबको ये ओड बना देगा, सब कुछ इवन है, एक लौता ओड है, एवरीथिंग विल बी ओड। ठीक है, द नेक्स्ट, एक बार CDS के अंदर क्वेश्चन आया है स्क्वायर मिरर्स का, उन्होंने ये वाला क्वेश्चन पूछा था, ये तो ये मैंने 5 स्क्वायर मिरर्स आपके सामने लिख दिए। जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आए कि 14 का स्क्वायर प्लस 87 का स्क्वायर, 2 नंबर्स का स्क्वायर आपसे पूछा और ऑप्शन में इस तरह का नंबर हो, तो आप समझ सकते हैं, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली वो वाला भी चेक कर सकते हैं। स्क्वायर मिरर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1/4 का मिरर, इसका जस्ट उल्टा कर दो 41, 87 का उल्टा 78, डिजिट्स को ऐसे, इसको मिरर में देखोगे तो पहले 7 दिखेगा, दूर 8 दिखेगा, ऐसे स्क्वायर मिरर। तो ये 5 स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं। क्या सर मैं इनको रटूं? देखो मैंने पर्सनली नहीं रट रखी, आपको भी रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ऐसा कुछ होता है और एक बार CDS में आया था, बस आपके दिमाग में रहेगा। फिर 26 का मिरर क्या होगा, 62, 97 का क्या होगा, 79। टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, जितनी टेंशन लेने की है उतनी मैं आपको बताऊंगा, खुलकर बताऊंगा कि इतनी टेंशन लो, जो नहीं लेनी उसकी नहीं लेनी। ठीक है, प्राइमोरियल प्राइम नंबर, इसकी भी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, इसको आप भूल भी सकते हो, बट मैं क्यों बता रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन आया था, वो छोटी सी बात आपके दिमाग में अटकी रह जाएगी, मुझे पता है। क्या प्राइमोरियल प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 to मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी दिक्कत नहीं लेनी, पहले ये कराया है फिर भी समझ में नहीं आया तो भी दिक्कत नहीं लेनी। अब मैं आपको बताता हूँ, मान लो आप पहले 2 प्राइम नंबर्स को लेते हो, उनका प्रोडक्ट करते हो और उसमें 1 जोड़ देते हो, तो क्या आया, 7। अब पहले 3 प्राइम नंबर्स को लेते हो, उनका प्रोडक्ट करते हो और 1 जोड़ देते हो, क्या आया, 31। आप पहले 4 प्राइम नंबर्स को लेते हो और उनका प्रोडक्ट करते हो और 1 जोड़ देते हो, एक बार देख लेते हैं फिर जोड़ के, तो भाई 10 और 210, 211, 211 पता नहीं प्राइम है कि नहीं, देख लेंगे। ठीक है, तो एक बार ये क्वेश्चन आया था कि पहले n कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, कंसेक्यूटिव नहीं सॉरी, पहले n प्राइम नंबर्स को जोड़ा और उसके अंदर मल्टीप्लाई किया और उसके अंदर 1 जोड़ दिया, तो जो नंबर आया है वो प्राइम आएगा। तो ये यहाँ पर भी प्राइम है, यहाँ पर भी प्राइम है, इसको भी देख लेंगे हम प्राइम है कि नहीं है, तो जब बंदा पहले 3-4 चेक करता है तो उसको सारे प्राइम मिलते हैं, तो स्टूडेंट को लगता है कि ऐसा प्राइम ही होएगा। तो जस्ट पॉइंट ये है कि हमेशा प्राइम नंबर नहीं आता, इसमें प्राइम भी आ जाता है, कंपोजिट भी आ जाता है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप प्राइम नंबर्स पहले कुछ प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ोगे। तो CDS में ये पूछा गया था एक बार। अब ये बात तो दिमाग में अटके रह जाएगी ना कि ज़रूरी नहीं है कि भैया प्राइम हो या कंपोजिट हो, कुछ भी हो सकता है, तो फॉल्स हो जाएगी वो स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये प्राइम है कि नहीं कैसे देखते हैं वो भी आपको पता लग जाएगा। ये देखो कि अगर मैं इसका अंडर रूट करता हूँ तो क्या आएगा, तो आएगा भाई 211, 18, 17, 16, 15 का 225 है, तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा, 14 पॉइंट समथिंग है ना। इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 14 तक जितने भी प्राइम नंबर है उनसे देख लो ये डिवाइड होता है कि नहीं, 14 तक बस। 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड नहीं होता, 5 से डिवाइड नहीं होता, 7 से डिवाइड नहीं होता, 2, 3, 5, 7 से तो क्यों ही हो जाएगा, क्योंकि इनके मल्टीपल के अंदर 1 जोड़ रखा, तो इसकी हिम्मत ही नहीं है भैया। 5 के मल्टीपल में 1 जोड़ रखा है, फिर 5 से कैसे डिवाइड होएगा, 5 के मल्टीपल से एटलीस्ट 5 आगे तो हो, तो 2, 3, 5, 7 से तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है, तो 7 के बाद ही मैं चेक करने पे लगूंगा, तो 7 के बाद 11 से तो होता नहीं, 13 से भी नहीं होता, और बस, तो इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर है। तो कई बार स्टूडेंट के मन में ये बहम हो जाता है इनको चेक करके कि अच्छा सारे प्राइम नंबर आ रहे हैं तो यानी कि प्राइम ही आएंगे, वो बहम दूर करना जरूरी था। नेक्स्ट, टाइम कितना हुआ है अभी तक वीडियो के अंदर, ये भी देखना है, रेस्ट लेके आराम से बनाएंगे ना अगला, ताकि पूरी एनर्जी के साथ रिकॉर्ड करते रह सकें। नेक्स्ट अपना कंसेप्ट है जी टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स। अपने पास क्वेश्चन आते हैं कि हम डेसिमल नंबर्स को P/Q की फॉर्म में बदलें, तो जैसे मान लो इस टाइप का डेसिमल है .AB, तो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी हो गया, तो इसके ऊपर नहीं आएगा। और इस 5वें के ऊपर भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो डेसिमल है ये ऐसा है कि ये ना तो ख़त्म हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, तो ये तो इरेशनल नंबर हो गया, और इरेशनल नंबर को आप P/Q की फॉर्म में लिख नहीं सकते, तो नहीं लिख सकते तो वो पूछ भी नहीं सकता।
तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं 3 तरह का क्वेश्चन होता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आज तक एक बार भी नहीं आया है, बट ये रिलेवेंट सा ही है तो ये भी मैं बता दूंगा इसका क्या मतलब है। या तो ये होएगा कि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं सारे रिपीट हो रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, क्या करना है इस पहले के लिए, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने ही 9 लगा दो। पॉइंट के बाद सारे रिपीट हो रहे हैं ना, तो ABC 3 रिपीट हो रहे हैं तो 3 9 लगा दो, सिंपल। ऐसे हो .32 के ऊपर बार, बार का मतलब है कि जो रिपीट हो रहे हैं, .32 इसका मतलब ये है, तो सिंपल है 32 डिवाइडेड बाई 99। नेक्स्ट है कि भैया पॉइंट के बाद सारे रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद जितने भी रिपीट हो रहे हैं उतने तो 9 होंगे, ये मैंने ऊपर बताया, जितने रिपीट हो रहे हैं उतने 9। पॉइंट के बाद जितने रिपीट नहीं हो रहे उतनी 0, ठीक है। और जो भी पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रहा उसको घटा दो, जो भी रिपीट नहीं हो रहा उसको घटा दो, क्लियर। ये है ABCD, जो रिपीट नहीं हो रहा AB उसको घटा दो, डिवाइडेड बाई 2 रिपीट हो रहे हैं तो 2 बार 9, 2 रिपीट नहीं हो रहे तो 2 0। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस तरीके का बन सकता है कि वो पॉइंट से पहले भी कुछ दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्टली सेम रूल फॉलो होएगा। ABCD जो रिपीट नहीं हो रहे घटा दो, यानी कि AB पॉइंट के बाद जितने रिपीट हो रहे हैं उतने 9, और पॉइंट के बाद जितने रिपीट नहीं हो रहे उतनी 0। ये 0 और 9 हमेशा उसके लिए लगेंगे जो पॉइंट के बाद की स्थिति है। कई बच्चे यहां पर बोलेंगे A भी रिपीट नहीं हो रहा तो मैं यहां पर 0 लगा दूं, नहीं। जब आपके पास ऐसा नंबर हो 5.32, तो क्या आप इस 5 के लिए भी 0 लगा देते हो क्या? इस 5 के लिए भी नहीं लगाते ना। तो 0 और 9 जो आता है वो हमेशा पॉइंट के बाद वाली चीजों के लिए आता है। क्लियर है? क्या हो गया भाई? ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। और ये जो मामला है ये कुछ इस तरीके का मामला है कि अगर पॉइंट से पहले किसी नंबर के ऊपर बार है तो इसका मतलब ये है भाई साहब कि मान लो ये है कि 3 बार .521, तो इसका मतलब ये है कुछ इस तरह का मामला है जिसके ऊपर बार है वो नेगेटिव का है, तो -3 प्लस में, ये पूरा नेगेटिव में नहीं है, अगले वाला पोर्शन प्लस में है, प्लस 0.521 बार। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा और उसमें से 3 घटाना पड़ेगा। इसको आप सोल्व कर सकते हो ऊपर दिए गए मेथड से। नेक्स्ट अपने पास है जी प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंडेशन, मैं ये बोलने वाला था, अभाज्य गुणनखंडन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है किसी नंबर को फैक्टराइज करना उसके प्राइम्स के रूप में, यानी कि उसको तोड़ना उसके प्राइम्स के रूप में। जैसे मैंने इस फोन को तोड़ दिया तो मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया। इसी तरीके से अगर अपने पास कोई नंबर है तो इसको फैक्टराइज करना। 180 को मैंने तोड़ दिया, 18 × 10 होता है, जब तक मैं तोड़ सकूंगा मैं इसको तोड़ूंगा, ठीक है। यानी कि ईंट मार के फोन को तोड़ दिया, मतलब इसको अलग अलग पोर्शन में जिस जिस चीजों से बना है वो मैंने अलग अलग रख दिया, ठीक। हाँ, 18 को तोड़ सकते हैं, जी हाँ डेफिनेटली तोड़ सकते हैं। 9 और 2 10 को तोड़ सकते हैं, जी हाँ 5 और 2 10 को भी तोड़ सकते हैं। 9 को फर्दर तोड़ सकते हैं, जी हाँ 3 और 3। क्या 2 को तोड़ सकते हैं? 2 और 1 नहीं तोड़ सकते भाई, वो 1 अलग किया तो क्या अलग किया, वो 2 तो यूं का यूं रह गया। तो अगर 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे तो उसके सारे प्राइम नंबर मिल जाएंगे कि ये किस किस से बना है। यानी कि यहाँ पर 2 जो है वो 2 बार आया है, 3 जो है 2 बार आया है, 5 जो है 1 बार आया है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए क्या, कि अगर हम किसी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मान लो हमारे पास एक नंबर है n, इसकी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r, जहाँ पर a b c ये जो है ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो प्राइम नंबर की पावर्स के रूप में ही तोड़ते हैं ना, कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। इन परफेक्ट स्क्वायर्स, तो अगर हमारा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो जो प्राइम की जो पावर्स है ना वो 2 से डिविजिबल होंगी, या फिर वो इवन होंगी, या 2 का मल्टीपल होंगे।
और अगर हमारा नंबर, अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है और अगर हमारा नंबर परफेक्ट क्यूब हुआ तो इन प्राइम नंबर्स की जो पावर है वो 3 का मल्टीपल होंगी, क्योंकि वो क्यूब है। ठीक है, क्यूब का मतलब है किसी चीज का 3 बार होना, 3 बार होने से क्यूब बनता है। 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये जो प्राइम नंबर्स हैं, हर एक प्राइम नंबर एटलीस्ट इतनी बार आया होगा कि 3 बार आ रही हैं चीजें। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पर ऐसे हो 5 की पावर 6, तो इस 6 को मैं 3 से डिवाइड कर सकूंगा, तभी मैं ऐसे लिख सकूंगा ना कि 5 की पावर 2 3 बार आई है। तो इसलिए पावर्स का 3 से डिविजिबल होना जरूरी है। इफ द नंबर इन द नंबर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स एज वेल एज परफेक्ट क्यूब, अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी हो, यानी कि पावर जो है वो 2 से भी डिविजिबल होएगी प्राइम नंबर की पावर्स, और परफेक्ट क्यूब भी है यानी कि 3 से भी डिविजिबल होएगी, यानी कि 6 से डिविजिबल होंगी पावर्स, 2 से भी 3 से भी यानी कि 6 से। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट, तो भाई एक क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या होएगा, सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स के। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600 विच आर इवन, विच आर ओड, विच आर मल्टीपल ऑफ 6। इन सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब देंगे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600 की टोटल फैक्टर कितने हैं, कंडीशन बाद में लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या होएगा, मन ही मन में 3600 का प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो 2 0 का मतलब है 2 बार 2 2 बार 5, 36 का मतलब है 9 और 4, तो इसका मतलब 2 जो है वो 4 बार आ गया, 2 बार 4 में 2 बार यहाँ पर। ठीक है, 3 2 बार आ गया 9 में, 5 जो है 2 बार आ गया, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ ये बताना है कि इसके टोटल फैक्टर कितने हैं, तो इसकी पावर्स के अंदर भाई साहब 1 जोड़ना है हर एक पावर के अंदर। ठीक है जी, हर एक पावर के अंदर, और उनको मल्टीप्लाई कर देना है, 3 3 5 45। डिटेल में प्रूफ नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं विदाउट एनी कंडीशन, वो है जी 45। अब आगे कंडीशन लगेंगी कि इसके इवन फैक्टर्स कितने हैं, तो इवन का मतलब है कि 2 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 6 का क्या मतलब है कि 6 से डिविजिबल। अच्छा, 6 से डिविजिबल फैक्टर बनाने हैं। अगर कोई फैक्टर 0 से एंड हो रहा है उसका मतलब है 10 से डिविजिबल। अच्छा, ये फैक्टर बताने हैं, तो आपने जब भी नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं कि 10 से डिविजिबल कितने हैं, 6 से डिविजिबल कितने हैं, तो आपने उस वक्त क्या करना है भाई साहब, सिंपल सी बात है, जिस भी नंबर से डिविजिबल फैक्टर बताने हैं उसको इससे कॉमन ले लो, इससे कॉमन ले लो आप 2 को। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया 1800, और 1800 के टोटल फैक्टर बता दो। तो 1800 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, एक 2 ही निकाला है तो यहाँ से मैं 2 निकाल रहा हूँ, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो इनकी पावर्स में अगर एक एक ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 चौके 36। तो 36 ऐसे नंबर हैं जो इवन है और 3600 के फैक्टर हैं। ठीक, अब सर ओड नंबर, चलो पहले तो यही निकाल लेते हैं बिकॉज सेम प्रॉपर्टी है। 6 से मल्टीपल तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसमें से 6 निकालो, सीधा मन ही मन में निकालोगे, 6 निकालो, 6 6 36, 600 बच गया, तो 600 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना। ठीक है, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2। तो इनकी पावर्स के अंदर एक एक ऐड करेंगे, 4 दूनी 8 3 24। तो 24 ऐसे नंबर होंगे जो 6 से डिविजिबल हैं और 3600 के फैक्टर हैं। अगर ऐसे नंबर जो 10 से डिविजिबल हों और इसके फैक्टर हों तो इसमें से 10 को छीन लो, 10 को छीन लोगे तो 360 बच जाएगा, 360 बच जाएगा तो देखो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। अब इसकी पावर्स में एक एक ऐड कर दो, इसके टोटल फैक्टर बता दो बस, 4 3 12 दूनी 24, फिर से 24 आ गया। अलग ही लेवल का नंबर है, इतनी सिमेट्री लेके चल रहा है। अगर आपने ओड फैक्टर बताने हैं तो ओड फैक्टर बताने का सिंपल तरीका है, टोटल फैक्टर में से इवन घटा दो, 45 में से 36 गए 9। या फिर आप क्या कर सकते हो, ओड का मतलब है कि उसके पास 2 ना हो, तो आप उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करो और जितने भी 2 हैं उनके ऊपर मारो काटा कि भाई तू नहीं चाहिए, तू भाग निकल पहली फुर्सत में। ठीक है, जितने भी बच गए हैं उनकी पावर के अंदर एक एक ऐड करके 3 3 9। क्लियर, समझ में आ गई बात। अगर आपने बताने कि भैया प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, तो प्राइम फैक्टर जो आपको सामने दिख रहे हैं, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, टोटल 3 ही प्राइम नंबर ऐसे हैं जो इसको डिवाइड कर सकते हैं।
जब आप किसी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इसका मतलब क्या है, उसको ऐसे तोड़ना कि वो कौन कौन से प्राइम से बना है। तो ये कौन कौन से प्राइम नंबर से बना है, 2 से। सर 2 4 बार आया है, चाहे कितनी बार भी आया। कितनी तरह के प्राइम नंबर हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। कितनी तरह के, 3 तरह के हैं, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है ना, चाहे कितनी बार भी आया हो। तो 3 प्राइम नंबर हैं जो इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए, सिंपली जितने दिख रहे हैं। ठीक है सर, कंपोजिट। तो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक मतलब कि आपके पकड़े जाने की गुंजाइश है अगर आप थोड़े से केयरफुल नहीं रहोगे तो। कि भाई साहब जो जितने भी नंबर्स हैं अपने, उनको हम 3 कैटेगरीज में डाल सकते हैं। एक तो हम उनको डाल सकते हैं कि भैया ये नंबर प्राइम है या फिर ये कंपोजिट है, और एक तीसरी कैटेगरी है नीदर प्राइम, ना ही प्राइम और ना ही कंपोजिट। ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है, एक। तो आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पता हैं। अगर मान लो आपको कंपोजिट फैक्टर निकालने हैं तो आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता है कि 45 है। आपको प्राइम नंबर देखते ही पता चल गया कि 1 2 3 3 है, और एक यहाँ पर नंबर है। एक हर एक नंबर का फैक्टर होता है, एक जो है। तो अगर आप जो 45 प्राइम नंबर्स, अगर आप 45 फैक्टर्स को इकट्ठे करोगे, आपने बोला कि भाई 3600 के सारे फैक्टर इधर आओ, आए। आपने बोला जितने प्राइम फैक्टर हाथ खड़े करो, तो 3 बंदों ने हाथ खड़ा किया। आपने सोचा बाकी सारे तो कंपोजिट होंगे, नहीं। आपने बोला कि ऐसा भी कोई है क्या जो ना तो कंपोजिट है और उसने हाथ भी नहीं खड़ा किया, ये एक मिलेगा। एक हर एक नंबर का फैक्टर है, हर एक नंबर को डिवाइड करता है। तो ये ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। तो जितने प्राइम नंबर हैं वो प्लस 1, उनको निकालो रूम से। 3 और 1 4, 45 में से 4 गए 41। तो कंपोजिट फैक्टर बताने का तरीका क्या होएगा, टोटल फैक्टर माइनस प्राइम प्लस 1। ठीक है, दैट विल बी 41। ठीक है, नेक्स्ट एंडिंग विद 5। अब आप ये मुझे बताओ, एंडिंग विद 5 का क्या मतलब है। 5 से अगर कोई नंबर एंड हो रहा है तो उसकी खासियत क्या है, उसकी खासियत है कि भाई वो 5 का मल्टीपल है। क्लियर है, अगर 5 से एंड हो रहा है तो, अगर 5 से एंड हो रहा है तो इसका मतलब वो 5 का मल्टीपल है। लेकिन क्या 5 के सारे मल्टीपल 5 से एंड हो रहे हैं, नहीं। अगर मैं 5 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 आएगा। अगर मैं 5 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 55 आएगा। 5 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 35 आएगा। यानी कि वो 5 का ऐसा मल्टीपल है जो कि ओड मल्टीपल है 5 का। 5 को ओड नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि 5 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया। यानी कि हमें ऐसा नंबर चाहिए, मान लो जो 5 से एंड हो रहा है, कि वो 5 का मल्टीपल है और 2 का मल्टीपल नहीं है। वो ऐसा नंबर है जिसके अंदर 5 तो है बट 2 नहीं है, क्योंकि 5 के साथ 2 मिलते ही 0 बन जाएगी एंड में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 कंडीशन लगानी है कि भैया 5 भी नहीं, 5 तो चाहिए पर 2 नहीं चाहिए। तो अगर आपको 5 चाहिए तो यहाँ पर अपने पास चॉइस क्या क्या है कि 2 को मैं 0 बार लूँ, 2 को मैं 1 बार लूँ। पूरे कंसेप्ट को पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा भाई, ऐसे तो कंसेप्ट लेक्चर बन जाएगा। ठीक है, जितनी डिटेल में बताना चाहिए उतनी डिटेल में बता रहा हूँ। 3 के ऊपर तो कोई कंडीशन है नहीं, 5 और 2 के ऊपर कंडीशन है, तो 3 की पावर में सीधा सीधा 1 ऐड करो। 3। 2 के ऊपर कंडीशन है कि 2 नहीं होना चाहिए नंबर के अंदर, तो 2 को मैं कितनी बार लूँ, क्या 1 बार ले लूँ, नहीं 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 नहीं, 2 को लेना ही नहीं है। 1 बार 2 बार 3 बार कितनी बार भी नहीं लेना है, 2 को लेना है 0 बार। यानी कि एक चॉइस है कि 2 को 0 बार लेना है। और 5 को लेने के कितनी चॉइसेस हैं, 5 को 0 बार ले लें, 5 को 1 बार ले लें, 5 को 2 बार ले लें। हमारे ऊपर कंडीशन है कि 5 को लेना जरूर है, तो इस चॉइस को एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे कि 5 को 0 बार ले ले। तो 2 ही तरीके हैं 5 को लेने के, इस केस में 6। तो 6 ऐसे नंबर हैं जो 3600 के फैक्टर हैं जो एंडिंग विद 5। नेक्स्ट वी हैव परफेक्ट स्क्वायर। 3600 के वो फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। डिटेल में नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट बता रहा हूँ बिकॉज आप रिवाइज कर रहे हो RP के थ्रू। इसकी पावर को 2 से डिवाइड करो बिकॉज हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे हैं, और जो क्वोशेंट है वो लिख लो, रिमाइंडर को फेंक दो। 2 से मैंने डिवाइड किया तो आया 2, इसकी पावर को 2 से डिवाइड करो तो आया 1, इसकी पावर को 2 से डिवाइड किया तो आया 1। फिर यहाँ पर तो रिमाइंडर नहीं बचा, अगर कभी कभी रिमाइंडर बच जाए तो रिमाइंडर बच जाए उसको फेंक दो, सिर्फ क्वोशेंट लो। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया। अब इनके अंदर एक एक जोड़ दो, अब इनके अंदर एक एक जोड़ दो। 3
एक एक जोड़ रहा हूँ मैं। 12 ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं और 3600 के फैक्टर हैं। अगर परफेक्ट क्यूब तो इनकी पावर्स को 3 से डिवाइड करो और सिर्फ क्वोशेंट्स को लो। 3 से डिवाइड किया तो 1 पर ही जाएगा, 3 एकम 3। 3 से डिवाइड किया तो होएगा क्या? नहीं होएगा सर डिवाइड। तो सर ये तो 0 पर जा रहा है, तो चाहे 0 लिख लो है, उसके अंदर ऐड करोगे तो 1 लिखोगे एंड में, या फिर मत लिखो, जो डिवाइड नहीं हो रहा उसको माफ कर दो बेचारे को, उसको क्यों तंग कर रहे हो। 3 से 2 और 2 तो डिवाइड हो ही नहीं रहे, उनको छोड़ दो, सिर्फ 1 पकड़ा। अब इसके अंदर 1 तो ऐड करोगे ही 2, तो 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। क्लियर है? कितने टाइम का हो गया है? 1 घंटे का हो गया है। आगे बढ़ते हैं, 15-20 मिनट का और रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद सर इतने लंबे लंबे QRP होंगे, एक आधे चैप्टर के होंगे इतने लंबे, बिकॉज वो चैप्टर डिजर्व करते हैं, उनके अंदर कंटेंट ही इतना है, कंसेप्ट ही इतना है। एक आधे चैप्टर के हो सकता है बिल्कुल 10 मिनट के ही हो जाए। ठीक है, तो हम चैप्टर के साथ जस्टिस करेंगे, हम खाना पूर्ति नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, ना मैं करूँगा ना आपने करनी है। ठीक है भाई, सिलेक्शन फॉर्मेलिटी करने से नहीं होता, सिलेक्शन होता है जब टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर जोर लगाते हैं। टीचर और स्टूडेंट, तो मैं अपना जोर लगा रहा हूँ, आपने भी जोर लगाना है। अपनी तरफ से अगर कसर छोड़ दोगे फिर भी नहीं होएगा। समझ में आ गई बात? तो दोनों को जोर लगाना है। अपनी तरफ से कोई भी शिकायत आए कॉल करके बताओ, उसको तुरंत इंप्रूव कर देंगे। सिर्फ टीचिंग के अंदर तो शिकायत आएगी नहीं, मैं कसर छोड़ ही नहीं सकता। कोई भी और छोटी मोटी भी परेशानी है, व्हाट्सएप करो अपने हेल्पलाइन नंबर के ऊपर, मैं उसको दूर कर देता हूँ। ठीक है, किसी भी तरह की मैं नहीं चाहता आपको परेशानी है, छोटी सी भी। अपने हाथ में होती है तो तुरंत ठीक करते हैं, हाथ में नहीं होती तो उसको धीरे धीरे हाथ में लाते हैं, फिर ठीक करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एवरी नंबर हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स। हर एक नंबर के पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं। मैंने आपको बताए कि भैया 6 जो है उसके पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं, ऐसे नंबर ये 6 के फैक्टर हैं, और नेगेटिव फैक्टर्स भी होते हैं। और अपनी SSC के अंदर, रेलवे के अंदर, अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें जब तक स्पेसिफिकली मेंशन ना किया जाए कि नेगेटिव फैक्टर्स भी लेने हैं, तब तक हम नेगेटिव फैक्टर्स लेते नहीं। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि 6 के कितने फैक्टर हैं, तो आप आंसर 4 ही दोगे। 6 को एक बार तोड़ो जरा, 3 दूनी 6, इनकी पावर्स में 1 ऐड करोगे तो 4 ही। तो हमारे एग्जाम में वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही पूछता है, आज तक नेगेटिव उसने नहीं पूछे, तो हमें ये पता होना चाहिए, नहीं तो इसके 8 बता दोगे फिर आप, और मैंने उस हिसाब से आपको सिखाया भी नहीं कि आप 8 बताओ, है ना। जस्ट मैं बता रहा हूँ, पता हो। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स आर ऑलवेज ओड इन नंबर। परफेक्ट स्क्वायर के जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो ओड होते हैं। क्यों? वो इसलिए होते हैं, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको एक तो बात पता है कि ये जो हैं ये सारे इवन होंगे। भैया परफेक्ट स्क्वायर की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो प्राइम नंबर्स की जो पावर है वो तो इवन होंगी, और जब आप उनमें 1 ऐड कर दोगे, इवन में 1 ऐड कर दोगे तो वो ओड बन जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर फैक्टर इनमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो भैया अगर आप सारे ओड नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट तो ओड ही आएगा। ये मैंने आपको बताया ही है, ये अंडरस्टैंडिंग। कितने भी ओड नंबर को मल्टीप्लाई कर लो रिजल्ट तो ओड ही आएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर के जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हैं वो ओड ही होते हैं, या फिर अगर किसी नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ओड हो यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इस चीज के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया है CGL मैथ्स के अंदर, ऑल नंबर्स इन द फॉर्म, ऑल नंबर्स इन द फॉर्म प्राइम रेज टू पावर 2 हैज 3, हैव आएगा, हैव 3 फैक्टर्स, या जो भी है हैज आएगा मेरे ख्याल। चलो, जैसे मान लो एक नंबर है, क्या है, 4। 4 किस फॉर्म का नंबर है? 2 रेज टू पावर 2, यानी कि प्राइम नंबर का स्क्वायर है, तो इसके 3 फैक्टर होंगे। 3 फैक्टर क्यों होंगे? क्योंकि ये जो 2 है, 2, आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हो कि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की और उसकी पावर में 1 ऐड कर दिया तो 3 हो गए ना। तो आप बोलोगे सर ये तो हमें डायरेक्टली पता है, आप क्या बता रहे हो, इतनी सिंपल सी बात। वो कई बार क्या करता है, वो ये आपको, कई बार क्या, एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, उसने आपको ये बताया कि किसी नंबर के 3 फैक्टर हैं, उसने ये नहीं बताया। तो अगर मैं बोलूँ किसी नंबर के 3 फैक्टर हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो समथिंग रेज टू पावर 2 इस फॉर्म का नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन उसकी ये है, और प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर प्राइम की ही पावर होती है।
तो यानी कि अगर किसी नंबर के 3 फैक्टर हैं तो वो प्राइम की पावर 2 इस फॉर्म का नंबर है। जैसे कि 5 की पावर 2 25 इस फॉर्म का नंबर हो सकता है वो है। 7 की पावर 2 वो 49 भी हो सकता है, 49 के भी 3 फैक्टर है। रिवर्स डिटेक्ट करना मुश्किल है ना। नेक्स्ट कंसेप्ट होता है कि भैया द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ, सम ऑफ फैक्टर निकालना, ये भी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3600 की कमर तोड़ेंगे। ये बन जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसके सम ऑफ फैक्टर्स विदाउट एनी कंडीशन। इसके अंदर कंडीशन लगी हैं जो इवन है जो ओड है, मैं विदाउट एनी कंडीशन बताऊंगा। तो उसमें हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि 2 की पावर 4 तक ये जा रहा है, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 0 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ये फॉर्मेट है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होएगा भाई, ये हो जाएगा 31 है ना, 2 की पावर 5 माइनस 1 देन इंटू ये हो जाएगा जी 9 और 1 10 और 3 13, ये हो जाएगा, ये भी 31 हो जाएगा है ना 31। ये जो भी आंसर आएगा वो आप लिख सकते हो। क्लियर। देन अगर हमें बताने हैं उन सारे फैक्टर्स का सम जो इवन है, तो जो सारे फैक्टर्स इवन हैं उनके ऊपर क्या कंडीशन है, उनके ऊपर ये कंडीशन है कि भैया 2 जो है वो होना ही होना चाहिए। इवन नंबर कौन सा नंबर है, इवन नंबर वो वाला नंबर है जिसके पास एटलीस्ट एक 2 है। अगर 1 2 आते ही इवन बन जाता है। 2 2 आ गए तो सर तो इवन बनेगा ही बनेगा। 1 2 आ जाए, उससे ज़्यादा कितने ही आ जाए, एक मिनिमम चाहिए। अगर मैं आपके पास पूछूं कि क्या आपके पास कार है, तो अगर आपके पास 1 कार है तो भी आप बोलोगे हाँ, अगर आपके पास 2 है तो भी आप बोलोगे हाँ। अगर आप ज़्यादा दिखाने का शौक है तो आप शायद बोल दो 2 कार है, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा कितनी है, मैंने पूछा है कि नहीं। ठीक है, तो अगर आपके पास 10 कार है, मैं आपको पूछूं क्या आपके पास कार है, तो बोलोगे हाँ, दिखावटी हो गए 10 बोल दोगे। समझो आगे बात। तो इवन नंबर होने का मतलब है कि क्या उसके पास 2 है या नहीं है, कितने हैं मैटर नहीं करता, तो 1 2 होना जरूरी है मिनिमम। तो अगर आप इवन नंबर ऑफ अगर इवन फैक्टर्स का सम चाहते हो तो इस चॉइस को मत लेना कि 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 का मतलब है 1 भी 2 ना लेना, ना ना, ये अलाउड नहीं है भाई। एटलीस्ट एक बार 2 लेना पड़ेगा। ये सब निकाल लेना, इवन फैक्टर्स का सम आ जाएगा। अगर हमने ओड फैक्टर निकालने हैं, ओड फैक्टर का क्या मतलब है कि भैया 2 जो है वो नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। तो 2 की पावर जो भी आती है इस नंबर को हम इग्नोर करेंगे, बाकी वाले से निकालेंगे। सिंपल है, क्लियर है। मल्टीपल ऑफ 6 निकालना है, यहाँ पर मैं पूरे निकाल के नहीं बताऊंगा, हम सवाल थोड़ी कर रहे हैं, QRP कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने मल्टीपल ऑफ 6 निकालना है तो भी बहुत ही सिंपल है। तो 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं। हम कैसे निकाल सकते हैं, मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। आप करोगे 6 इंटू, आप बता दोगे सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ n/6। नंबर ऑफ फैक्टर्स में मैंने आपको बताया था कि अगर 6 के मल्टीपल निकालने तो 6 से डिवाइड करो, जो भी नंबर आया उसके टोटल फैक्टर बता दो। लेकिन सम ऑफ फैक्टर में अगर 6 के मल्टीपल फैक्टर बताने हैं तो इसको 6 से डिवाइड करो, फिर 600 आएगा, 600 का सम ऑफ फैक्टर निकालो और उसको एंड में 6 गुना भी करो। सम ऑफ फैक्टर में ऐसे करना है। या फिर आप क्या करोगे, 6 का मतलब है कि नंबर के पास एक 2 है और एक 3 है। आप बोलोगे जी हाँ, अगर नंबर के पास 6 है तो यानी कि उसके पास 2 भी है और 3 भी है। तो हम ये करेंगे 2 की पावर 0 उस वाली चॉइस को हम ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि एटलीस्ट 1 2 तो लेना है। और 3 की पावर 0 भी नहीं ले सकते, एटलीस्ट 1 3 तो लेना है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्लियर है। इसी तरीके से हम 10 वाले को कर सकते हैं कि भैया 10 का मल्टीपल है 10 इंटू सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600 डिवाइडेड बाई 10, सम ऑफ ऑल दी प्राइम फैक्टर्स। हम सीधे सीधे प्राइम फैक्टर को जोड़ देंगे, 5 और 3 8 और 2 10, ये लो। सम ऑफ ऑल दी कंपोजिट फैक्टर्स, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, तो हम यहाँ पर ये काम कर सकते हैं कि सम ऑफ ऑल दी फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स
विदाउट एनी कंडीशंस माइनस हम क्या करेंगे, सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स, बिकॉज ये आप इजीली निकाल सकते हो प्राइम फैक्टर्स का सम, प्लस 1, एक और नंबर बच जाता है जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है 1, उसको भी घटा देंगे, तो ये आ जाएगा सम ऑफ ऑल द कंपोजिट फैक्टर्स एंडिंग विद 5। तो इसका क्या मतलब है, ऐसे नंबर जिनके पास 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, हमने किया था नंबर ऑफ फैक्टर्स के अंदर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, उनके पास 5 है, ठीक है जी, 5 का होना जरूरी है। क्या 3 के ऊपर कोई कंडीशन है, फिर 3 के ऊपर तो कोई कंडीशन नहीं है, तो भाई इसका सीधा सीधा लिख दो, इस बेचारे को क्यों तंग कर रहे हो, ठीक है। फिर उनके पास 5 का होना जरूरी है, तो इसका मतलब 5 की पावर 0 नहीं ले सकते, बाकी सारे केसेस ले लेंगे। सर उनके पास 2 1 भी नहीं होना चाहिए, तो ठीक है 2 1 भी नहीं होना चाहिए, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए ना उसको भूल जाओ। कई बच्चे यहाँ पर लिखते हैं कि 2 की पावर 0, अरे आप मार्केट में अगर आपको आम नहीं लेने तो आप जाकर दुकानदार को ये थोड़ी बोलोगे कि मुझे आम मत दो, अपने घर पर बैठे रहो ना शांति से। मतलब अगर कोई चीज़ नहीं लेनी तो ऐसे 2 की पावर 0 ओवर नहीं होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं, समझ गए। नेक्स्ट, ऐसे फैक्टर्स का सम जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं, इस केस में हम क्या करेंगे, सर ऐसे फैक्टर्स का सम लेना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो भैया हम यहाँ से वो वाले नंबर उठाएंगे, ऐसी ऐसी पावर उठाएंगे जो इवन है, उन्हीं से परफेक्ट स्क्वायर बनता है। जैसे कौन कौन सी चॉइस को एक्सरसाइज करेंगे, 2 की पावर 0 को भी करेंगे। अब आप बोलोगे सर 2 की पावर 0 को क्यों कर रहे हो, क्योंकि 2 की पावर 0 बनाती है 1, 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आप क्या करोगे, आप प्राइम नंबर की पावर्स को इस तरीके से लोगे ताकि वो इवन हो, और इवन का मतलब है वो 0 भी हो सकता है। यहाँ पर 7 को मैंने 0 बार लिया है, हालांकि वो लिखना अच्छा नहीं लगता, नहीं तो 11 बोलेगा मुझे भी लिखो, मुझे भी 0 बार लिया है, 13 भी बोलेगा। तो जब नहीं लेते तो हम नहीं लिखते, अदरवाइज 0 बार लिया भी इवन ही होता है, ठीक है जी। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 2। इससे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में कंसेप्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं, ठीक है, इसी तरीके से ऐसे बता रहा हूँ। अगर परफेक्ट क्यूब हमने लेने हैं तो देखो 2 की पावर 0, 0 तो तब भी लोगे, और 2 की पावर 3 अवेलेबल है, जी हाँ। 2 की पावर 6 अवेलेबल है, नहीं साहब 2 की पावर 4 तक है, ओके जी। 5 की अब लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि 3 की पावर 0 प्लस में और कुछ अवेलेबल है नहीं है, तो अब ये 1 ही हो जाएगा। 5 की पावर 0, सिर्फ इसको लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो 1 ही हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अपने फैक्टर्स के, ये मैंने प्रूफ वहाँ पर कंसेप्ट लेक्चर के अंदर कर दिए थे, यहाँ पर प्रूव नहीं करूँगा, जस्ट एक बार देख लो अपने नोट्स में लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, ठीक है। बिकॉज ये इतने ज़्यादा क्या मतलब कि अपने एग्ज़ाम के अंदर फ़िलहाल इनके ऊपर कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बट रिलेवेंट है, इसलिए सिर्फ अपना इतना काम है कि आपको पता हो। एक बार मैंने प्रूव करके दिखा दिए थे कंसेप्ट लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टोरियल है, तो मैं ये करूँगा, मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने कब एक और वीडियो बनाई। इन दोनों को जोड़कर या फिर 2 पार्ट में दे देंगे, सही है, नहीं तो कुछ बच्चों को ज़्यादा लंबी लगेगी बेचारों को, 2 पार्ट में दे देंगे, ठीक है। एक और वीडियो बनाऊँगा, सारे QRP जो हैं वो बन जाएंगे।